आज हम पढ़ेंगे स्पर्श भाग 2 से पाठ डायरी का एक पन्ना। पाठ को शुरू करने से पहले एक आवश्यक जानकारी देना चाहूँगी। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और क्विज को हल करें, जिससे आप अपने पाठ संबंधी ज्ञान को जांच पाएंगे और कमेंट बॉक्स में अपने अंक बताना न भूलें। तो चलिए अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक सीताराम सेकसरिया हैं। आप सभी जानते ही हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन इस दिन को देखने के लिए न जाने कितने सच्चे देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जिनमें से कुछ नाम बहुत प्रसिद्ध हुए लेकिन कुछ गुमनाम हो गए। इस डायरी के एक पन्ने के माध्यम से आप उन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं जिनका नाम आपने शायद कभी सुना भी न होगा। आज जिस आज़ादी का आनंद ले रहे हैं, इसमें इनका भी उतना ही योगदान है जितना इनका मार्गदर्शन करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उनका यह नारा आज भी बच्चे बच्चे को याद होगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और फिर चल पड़े वो सभी देशभक्त देश को मुक्ति दिलाने के लिए। देश में एक ओर महात्मा गांधी अंग्रेजों के विरुद्ध शांतिपूर्वक ढंग से सत्याग्रह कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सुभाष बाबू अपने तरीके से इस काम में जोश खरोश से लगे थे। पर सुभाष बाबू और गांधी जी का उद्देश्य एक ही था, देश को स्वतंत्र कराना, चाहे काम करने का तरीका अलग हो। इस डायरी में ऐसा क्या है जो इतना खास है और हमें इसे जानना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी को सब जानते हैं, लेकिन भारतवासियों ने स्वयं को 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कैसे? मानसिक रूप से भारत के लोगों ने भारत को स्वतंत्र माना और फिर अगले साल 26 जनवरी 1931 को अपने देश की स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ भी मनाई, और वो भी बड़े धूमधाम से। किसी ने सही कहा है, जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक करेंगे कैसे। कलकत्ता वासियों ने भी पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वयं को स्वतंत्र माना और उस मानसिक शक्ति के कारण ही एक वर्ष पश्चात बड़ी धूमधाम से पहली वर्षगांठ भी मनाई। पर आपको क्या लगता है, यह इतना आसान रहा होगा? क्या अंग्रेज चुपचाप देखते रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने इस कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो आप विस्तार से आगे जानेंगे। 26 जनवरी का दिन इतना खास था कि हमने इस तारीख को गणतंत्र दिवस की तारीख बना दिया और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब बात करते हैं इस पाठ के लेखक, जिन्होंने अपनी आंखों देखा हाल इस डायरी में लिखा है। सेकसरिया जी लेखक बाद में थे, पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में इनका जन्म हुआ और जीवन का अधिकांश समय कलकत्ता यानी कोलकाता में बीता। सेकसरिया एक व्यापारी भी थे और समाज सुधारक भी। नारी शिक्षण के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया। महात्मा गांधी के साथ भी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनका उठना बैठना गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ था। देश के लिए ये कई बार जेल यात्रा भी कराए थे। इनकी उपलब्धियों, योगदानों को सुनते सुनते आप थक जाएंगे। कुछ साल तक ये आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना इन्होंने की। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री से सम्मानित किया। सीताराम सेकसरिया, जिनका नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। इस पाठ में हम उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा पढ़ेंगे। वैसे सीताराम सेकसरिया को विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, पर पढ़ने लिखने के शौक के कारण ये स्वाध्याय करते थे और एक महान लेखक के रूप में उभर कर सामने आए। इनकी पुस्तकें स्मृतिकर्ण, मन की बात, बीता युग, नई याद, एक कार्यकर्ता की डायरी बहुत प्रसिद्ध है।
अब एक आवश्यक बात जो कलकत्ता वासियों के मन में कांटे की तरह चुभकर नासूर बन चुकी थी, कलंक बन चुकी थी। उस कलंक को धोने के लिए सुभाष चंद्र बोस और अन्य कलकत्ता वासियों ने मिलकर 26 जनवरी 1931 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई। वो कलंक क्या था, यह आप आगे जानेंगे। इस पाठ में आप ये भी जानेंगे कि अंग्रेजों ने इस स्वतंत्रता दिवस को अपराध मानते हुए कैसे कैसे जुल्म ढाए, यहाँ तक कि महिला कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्शा। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह संदेश भी देता है कि यदि हम अपना उद्देश्य निर्धारित करें और उसे पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चयी हों और संगठन एकता की शक्ति हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चलिए अब पाठ्यपुस्तक की ओर बढ़ते हैं। डायरी का एक पन्ना, 26 जनवरी 1931। सीताराम सेकसरिया ने अपनी डायरी में 26 जनवरी 1931 के दिन क्या लिखा था, विस्तार से जानते हैं। वो कहते हैं, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से ही की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। इस गद्यांश में समझाया गया है कि 26 जनवरी 1930 में जब पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तब कलकत्ता का योगदान कुछ खास नहीं था, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में काफ़ी अच्छे से मनाया गया था। कलकत्ता वासी इस वर्ष यानी 26 जनवरी 1931 को यूं ही नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए सबने मिलकर इस दिन को यादगार बनाने का प्रण लिया और लोगों को घर घर जाकर प्रेरित किया। खूब प्रचार किया गया और उसमें लगभग 2000 रुपये भी खर्च किए गए। 1931 में 2000 की कीमत आज के 20 लाख रुपए के बराबर है। आपको जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा कि 1917 में 1 रुपये की कीमत $13 थी और आज इसका उल्टा हो गया है, बल्कि रुपया बुरी तरह गिर गया है। आज $1 की कीमत 75 रुपये के आसपास रहती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता वासियों ने स्वतंत्रता दिवस को सफल बनाने के लिए अपना तन मन धन खुलकर न्योछावर किया और तैयारियां कैसे धूमधाम से की गई अब वो जान लेते हैं। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगा दिया गया। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। यानी एक तरफ तो कलकत्ता वासी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार इस दिवस को अपराध मानकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर रही थी। उनके पास जितनी पुलिस थी, चाहे वो घुड़सवार हो, ट्रैफिक पुलिस हो, पुलिस की गाड़ियां हो, सभी को इसी काम में लगा दिया। पुलिस ने सभी सार्वजनिक स्थानों को सुबह से ही घेर लिया था, चाहे वो शहर की सड़कें हों, चौराहे हों या बड़े बड़े पार्क हों। हर जगह पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही थी, लेकिन कलकत्ता वासियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कलकत्ता के बड़े बाजार में जितने भी घर थे, सब पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और मकानों को इतना सुंदर सजाया गया था जैसे सच में ही हमें आज़ादी मिल गई हो। कलकत्ता वासियों ने हर भाग में झंडे लगाए, चाहे वो घर हो, गलियां हों, सड़कें हों या पार्क। जिस रास्ते से इंसान गुजरते, उन्हें हर जगह एक नई उमंग, एक नया उत्साह मालूम होता, क्योंकि ऐसी सजावट इससे पहले कभी नहीं हुई थी। आगे देखिए, मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को
तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला, जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया। जहां पर सब लोग इकट्ठा होने वाले थे, सभा होनी थी, वह जगह थी मॉन्यूमेंट। पुलिस ने उस जगह को भी सुबह 6 बजे से घेर रखा था, लेकिन फिर भी कई जगह कार्यकर्ता झंडा फहराने में सफल रहे थे। श्रद्धानंद पार्क में अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ दिया। अविनाश बाबू विद्यार्थी संघ यानी स्टूडेंट यूनियन के मंत्री थे। वे झंडा गाड़ने में तो सफल रहे, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उनके साथ जो लोग थे उनको खूब मारा पीटा और वहां से हटा दिया। ऐसे ही तारा सुंदरी पार्क की घटना है। हरीश चंद्र सिंह, जो कि कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री थे, झंडा फहराने तारा सुंदरी पार्क के भीतर जा रहे थे, तो बाहर ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पर हरीश चंद्र सिंह माने नहीं और अंदर जाने की कोशिश की और वहां काफी मार पिटाई हो गई और 2-4 लोगों के तो सिर भी फट गए। वहीं दूसरी ओर गुजराती सेविका संघ ने भी जुलूस निकाला, यानी सभी महिलाएं झंडा लेकर गलियों में निकल पड़ी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, लेकिन पुलिस ने बहुत सी लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक हमने सुबह 6 बजे के बाद की घटनाओं के विषय में चर्चा की। अब हम जानेंगे 11 बजे के बाद क्या हुआ। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय में उस स्कूल की छात्राओं ने झंडोत्सव मनाया और सब कार्यक्रम की योजना के अनुसार चल रहा था। लड़कियों को पहले ही उत्सव का मतलब समझा दिया गया था, यानी अब हम आज़ाद हैं और अपनी आज़ादी की खुशी का उत्सव हमें मनाना चाहिए। और इस झंडोत्सव में जानकी देवी, मदालसा आदि भी शामिल हुई। आगे सेक्सरिया जी कहते हैं कि उन्होंने गाड़ी में बैठकर सब ओर घूमकर स्थिति का जायजा लिया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने फोटो उतरवाने का भी इंतजाम किया था, पर बाद में उन्हें एक बुरी खबर भी मिली कि पूर्णोदास और पुरुषोत्तम दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। सुभाष बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस के जुलूस की जिम्मेदारी पूर्णदास पर थी और उन्होंने बहुत अच्छे से प्रबंध भी कर लिया था। वहीं दूसरी ओर स्त्री समाज, वह भी पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था और स्त्रियां बड़े अच्छे से जुलूस की तैयारियों में लगी थी और जहां जहां उन्हें जुलूस निकालने की जिम्मेदारी मिली थी, वहां पहुंचने की कोशिश में लगी थी। अब मॉन्यूमेंट के पास जो सुबह 6 बजे पुलिस का तांता लगा था, वो अब दोपहर 1 बजते बजते कम होने लगा। तो लोगों को उम्मीद हुई कि शायद अब पुलिस कुछ ना करे, तो सब लोग निडर हो गए और 3 बजते बजते मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ जमा हो गई और टोलियां बना बनाकर वहीं मॉन्यूमेंट के मैदान में घूमने लगी। और यह दृश्य बड़ा ही निराला था। ऐसा लग रहा था जैसे हम सचमुच स्वतंत्र हो गए। चलिए अब अगला गद्यांश पढ़ते हैं। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे
उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। तो देखिए, डायरी में साफ साफ लिखा गया है कि जब से आम लोगों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू की, उनके बनाए कानूनों को तोड़ना शुरू किया, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे सार्वजनिक मैदान में कभी नहीं हुई थी। और इसे सभा से अधिक ओपन चैलेंज या ओपन लड़ाई कहना ज़्यादा सही होगा। यानी कलकत्ता वासियों ने कुछ भी चोरी छिपे नहीं किया, बल्कि पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि हम 26 जनवरी 1931 को अपने स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ मनाएंगे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ेंगे। यानी स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। हमें ब्रिटिश सरकार से आज़ादी भीख के रूप में नहीं चाहिए, बल्कि हम स्वयं को गुलाम ही नहीं मानते और ना ही हम उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार भी चुप बैठने वाली नहीं थी और पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया कि अमुक अमुक धारा के तहत कोई सभा नहीं हो सकती और जो इस बात को नहीं मानेगा और इन सभाओं में शामिल होगा उसे अपराधी माना जाएगा। लेकिन इधर कलकत्ता वासियों ने यानी उनकी काउंसिल ने भी नोटिस निकाल दिया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और आज़ाद रहने का संकल्प लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, कलकत्ता वासी किसके नोटिस को मानेंगे, ब्रिटिश सरकार के या अपनी काउंसिल के? बिल्कुल अपनी काउंसिल की ही बात मानेंगे। अगला गद्यांश देख लेते हैं। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। देखिए, अब पूरा दिन सुबह 6 बजे से 4 बजे तक कलकत्ता में जश्न मनाने के बाद सब मॉन्यूमेंट की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि असली जश्न तो 4:24 पर मनाया जाने वाला था। ठीक 4:10 पर सुभाष चंद्र बोस अपने जुलूस को लेकर मॉन्यूमेंट की ओर बढ़ चुके थे और चौरंगी चौराहे तक ही पहुंच पाए थे कि पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया, क्योंकि यदि असली हीरो या नेता को पकड़ लिया जाए तो काम को बिगाड़ा जा सकता है। लेकिन सुभाष बाबू का जुलूस इतना बड़ा था कि पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। पुलिस ने लाठियां बरसाई और आदमी घायल होने लगे, तो ज्योतिर्मय गांगुली ने उन्हें भीड़ से बाहर आने को कहा, पर सुभाष बाबू हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने जुलूस में आत्मविश्वास भरने के लिए जोर जोर से वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए और आगे बढ़ने लगे। अगला गद्यांश इस प्रकार है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उनका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। सीताराम सेकसरिया कहते हैं कि उन्होंने भी कई बार सुभाष बाबू को वंदे मातरम कहते अपनी आंखों से देखा था। बड़ी ओजस्वी आवाज थी उनकी। पुलिस अब भयानक रूप से जुलूस पर लाठियां बरसा रही थी। क्षितिज जो जुलूस के अहम सदस्य थे, उनका सिर बुरी तरह फट चुका था और उनका बहता खून देखकर आंखों से देखा नहीं जा रहा था। एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ महिलाएं मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहराने लगी और स्वतंत्रता की घोषणा को पढ़ने लगी। स्त्रियों की संख्या भी कम नहीं थी। सबके हाथ में भारतीय झंडे थे और जो वॉलंटियर थे
वो मरने को तैयार थे, पर वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। अगला गद्यांश इस प्रकार है। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। अब देखिए, पुलिस को पता था कि यदि सुभाष बाबू को पकड़ लिया तो ये समारोह यहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले उन्हीं को गिरफ्तार किया गया और लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद स्त्रियों का एक जुलूस भी इकट्ठा हो गया और आगे बढ़ने लगा। लक्ष्य तक तो पहुंचना ही था, अब जो भीड़ है वो बढ़ने लगी। बीच में एक बार पुलिस ठंडी पड़ी, लेकिन बढ़ती भीड़ को देखकर फिर से डंडे बरसाने शुरू कर दिए। भीड़ अधिक थी, इसलिए लोग भी बहुत घायल हुए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया, पर स्त्रियों ने हार नहीं मानी। वो वापस घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए 50-60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गई। पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया। पर स्त्रियों का एक भाग जैसे तैसे बचकर आगे बढ़ा और उसकी नेता विमल प्रतिभा थी। उनको भी थोड़ा आगे जाकर बहू बाजार के मोड़ पर रोक लिया गया, पर वे भी पीछे नहीं हटी और वहीं बैठ गई। धीरे धीरे लोग आते गए और भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी और बीच बीच में लाठियां बरसा रही थी। अगला गद्यांश पढ़ते हैं। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। बृजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुँचे। गद्यांश का सरलार्थ इस प्रकार है, यानी पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और 45 मिनट बाद पुलिस की गाड़ियां आने लगी और जो लोग वहां मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार कर लाल बाजार लॉकअप ले गई। बृजलाल गोयनका, जो कई दिन से सीताराम सेक्सरिया के साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में लगे थे, एक सच्चे देशभक्त थे। झंडा लेकर वंदे मातरम का नारा लगाते हुए मॉन्यूमेंट की ओर इतनी तेजी से दौड़े कि खुद ब खुद नीचे गिर गए और घुड़सवार पुलिस ने क्रूर व्यवहार करते हुए उन पर लाठी बरसाई और उन्हें पकड़कर कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी वे गिरफ्तार होने से बच गई। फिर उन्होंने 200 आदमियों का जुलूस बनाया और लाल बाजार जाकर गिरफ्तार हो गया। जब कोई निर्दोष नेता गिरफ्तार होता है तो समूह के बाकी सदस्य भी अपनी गिरफ्तारी देकर अपना क्रोध जाहिर करते हैं। गोयनका ने भी ठीक वैसा ही किया। मदालसा, जो महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी, वो भी पकड़ी गई। बाद में उन्होंने बताया कि लॉकअप में उनको मारा पीटा गया था। कुल 105 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया।
ऐसा कलकत्ता में पहले कभी नहीं हुआ था कि एक साथ इतनी महिलाओं की गिरफ्तारी हुई हो, पर रात 9 बजे सभी महिलाओं को छोड़ दिया गया। जब 8 बजे सीताराम सेक्सरिया खादी भंडार पहुंचे, तब वहां कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि बहुत लोग गंभीर रूप से घायल हैं और वहां एक एक करके पहुंच रहे हैं और उन्हें अस्पताल भेजने के लिए गाड़ी चाहिए। तब सेक्सरिया जी जानकी देवी, जो स्वतंत्रता दिवस के कार्य में योगदान दे रही थी, उनके साथ कांग्रेस ऑफिस पहुंचे। वहां देखा बहुत लोग घायल अवस्था में वहां थे। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे और साथ ही घायलों की तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे ताकि समाचार पत्रों में इसे छपवा सकें और अंग्रेजों के बुरे कारनामों का सबको पता लग सके और साथ ही कलकत्ता वासियों का स्वतंत्रता में योगदान भी लोगों तक पहुंच सके। जब सेक्सरिया वहां पहुंचे, तब 67 घायल आदमी वहां मौजूद थे। बाद में यह संख्या बढ़कर 103 हो गई। अंतिम गद्यांश इस प्रकार है। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। सेक्सरिया जी ने अस्पताल गए लोगों को भी जाकर देखा। पहले ही 160 घायल आदमी अस्पताल में पहुंच चुके थे और जो लोग कम घायल थे उपचार के बाद घर चले गए थे, वो अलग है। इस प्रकार कह सकते हैं कि लगभग 200 लोग घायल हुए। जो पुरुष गिरफ्तार हुए उनकी संख्या का पता नहीं चला। 105 महिलाएं लाल बाजार लॉकअप में थीं। इस प्रकार जो कुछ भी 26 जनवरी 1931 को हुआ वह अपूर्व था, यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। देश के लोगों को शिकायत थी कि बंगाल में स्वतंत्रता के लिए कुछ काम नहीं हो रहा, लेकिन आज वह शिकायत जरूर दूर हो गई होगी, वो कलंक जरूर धुल गया होगा। अब बंगाल या कलकत्ता में भी आज़ादी के लिए बहुत काम हो सकता है। तो देखा आपने, यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिल गई, बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। कुछ लोग पर्दे के आगे से काम कर रहे थे और कुछ बहुत से लोग पर्दे के पीछे से अपना योगदान दे रहे थे, यानी आम जनता, जिन्हें हम नाम से तो नहीं जानते हैं, पर इस डायरी के पन्ने के माध्यम से उनके योगदान को अवश्य जान गए हैं। धन्यवाद।